अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक 2.2 का सेकंड टॉपिक है हमारे पास 2.2.2 जो कि लिखा हुआ है कूलिंग कर्व। अ कूलिंग कर्व शोज द रिवर्स प्रोसेस एज अ सब्सटेंस इज कूल्ड। कि कूलिंग कर्व में क्या होता है, हमारे पास एक उल्टा अमल दिखता है जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को कूल्ड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर डिस्टिंक्ट रीजन्स। ये जो हमारे पास कूलिंग कर्व है इसका अमल भी मुख्तलिफ अलग अलग रीजन्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। अब अगर मैं आपको कूलिंग कर्व इसके ग्राफ के ज़रिए समझाऊं तो देखें, सबसे पहले हमारे पास गैस फेस है। अब कूलिंग कर्व की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि कूलिंग में हमारे पास कहीं से भी अब हीटिंग का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास गैस है, गैस को हम लोगों ने कूल डाउन करना स्टार्ट करना है। जब हम गैस के पार्टिकल्स को कूल डाउन करते हैं, जब वो फ्रीज होते हैं गैस के पार्टिकल्स को, तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो करता है डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि उनके पास जो जैसे अब ये गैस है, गैस का टेम्परेचर हमारे पास स्लांटेड लाइन है, लाइन नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को लूज करते हैं। जब वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं तो उसके नतीजे में उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पार्टिकल्स का जो मोशन की हरकत करने का जो सलाहियत होती है वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अब गैस है ना, गैस से हमारे पास उसने कन्वर्ट होना है लिक्विड में, लिक्विड ने कन्वर्ट होना है सॉलिड में। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास पहले गैस के जो पार्टिकल्स थे, अब हम आप सबको पता होगा कि गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो गैस के पार्टिकल्स को पहले हम फ्रीज डाउन करते हैं। जब हम उन्हें फ्रीज करते हैं, गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। जब वो एनर्जी को लूज़ करते हैं, जो उनका मोशन है, जो उनकी हरकत होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। अब ये तो था हमारे पास खाली गैस। अब जब गैस के पार्टिकल्स की हरकत स्लो डाउन होगी, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के अमल में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। गैस से वो पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, मैंने कल भी इस टॉपिक में आपको बताया था हीटिंग कर्व्स में, कि जब भी कोई भी मादा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रहा होता है उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ पे उनका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लॉस ऑफ एनर्जी किया, एनर्जी को खारिज किया है। लेकिन जब गैस के पार्टिकल्स लिक्विड की हालत में कन्वर्ट होंगे तो जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ जब गैस के पार्टिकल्स पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स दोबारा से अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। जब उनके अंदर से एनर्जी लॉस होगी, उनका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का जो मोशन है, जो हरकत है, वो मज़ीद स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। फिर जब लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड की हालत में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, तो इस दौरान भी, कन्वर्जन के दौरान भी हमारे पास क्या होगा कि इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और फिर इसके बाद जब हमारे पास फाइनली सॉलिड बन जाएगा, तो सॉलिड के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान में जो थोड़ी सी एनर्जी बच गई होगी वो उसे भी क्या करेंगे, लूज करेंगे। जब लॉस ऑफ एनर्जी होता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब यही सारी बातें हमारे पास सामने टॉपिक में रिपीट हो रही हैं, मैं साथ साथ पढ़ती हूँ और दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिखा हुआ है गैस फेस, सेगमेंट हायर टेम्परेचर टू ई, द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। कि जो गैस है इसका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एज इट लूजेस हीट, क्योंकि इसने क्या किया है, अपने हीट को लूज किया है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स डिक्रीजेस। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक तो होता ही टेम्परेचर से है, तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, हमारे पास डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करेंगे, उनकी जो हरकत है वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कंडेंसेशन E टू D, कि जब भी हमारे पास गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उस अमल को हम लोग नाम देते हैं कंडेंसेशन का। अब इसमें क्या होगा, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज द गैस कंडेंसेस इनटू अ लिक्विड, कि हमारे पास जब मादा कोई भी मादा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रहा होता है, टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो कर रही है कि हमारे पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो कह रहे हैं कि कंडेंसेशन के अमल में जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। द लॉस्ट हीट एनर्जी इज रिलीज्ड एज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो गैस है वो लिक्विड की हालत में कन्वर्ट हो रहा है।
इसके साथ साथ जब हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज होती है तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, पार्टिकल्स के दरमियान की जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे को पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं ताकि पार्टिकल्स एक दूसरे के थोड़े थोड़े करीब आना शुरू हो जाएं, रिजल्टिंग इन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बीइंग रिलीज। अब इसके नतीजे में क्या हो रहा है, हमारे पास वो एनर्जी, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है हमारे पास, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज सिंपली द एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है जो कि हमें चाहिए होती है जब भी कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसके टेम्परेचर को चेंज किए बगैर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट तो ज़रूर हो रहा है और साथ ही साथ हमारे पास एनर्जी भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। उनके पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो ज़्यादा, जो उनके पार्टिकल्स के दरमियान में अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो इसके नतीजे में हमारे पास कंडेंसेशन है और जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडेंसेशन क्या है, एक ऐसा अमल है जिसमें टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी कोई भी मादा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लॉस्ट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज, जो हमारे पास पहले गैस के पार्टिकल्स की हीट एनर्जी का लूज हुई है उसमें हमारे पास क्या हुआ था कि उनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से इसके नतीजे में हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, वो जो एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है कन्वर्ट करने के लिए, वो भी क्या कर रही होती है, इसमें रिलीज हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिक्विड फेज। यहाँ पे अब हमारे पास देखें, पहले गैस फेज हो गया, फिर यहाँ से हमारे पास कंडेंसेशन का अमल हो गया, अब हम लोग आ रहे हैं लिक्विड फेज की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस एज इट लूजेस मोर हीट, कि जब हमारे पास जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर मज़ीद डिक्रीज करेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, मज़ीद हीट को लॉस कर रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, अब जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये जो लाइन है, स्लांटेड लाइन, ये यही शो कर रही है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना जो है, कॉजिंग दैम टू मूव मोर स्लोली, ये जो काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है ये वजह बनेगा उन लोगों के आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने की। अब लिक्विड के बाद हमारे पास आ रहा है फ्रीजिंग का अमल। अब फ्रीजिंग के अमल में क्या होता है कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज द लिक्विड फ्रीजेस इनटू अ सॉलिड, कि अब भी क्या हो रहा है कि लिक्विड से सॉलिड में एक मादा जो है वो अपनी हालत तब्दील कर रहा है, एक हालत से दूसरी हालत में जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ जो पहले लिक्विड ने अपनी हीट एनर्जी का लॉस किया है उसके नतीजे में उनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, जिसके नतीजे में हमारे पास इस अमल में क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो खारिज होगी। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, हमारे पास वो एनर्जी जो कि हमें चाहिए होती है जब भी किसी सब्सटेंस को हम लोग मेल्ट करते हैं सॉलिड से लिक्विड में। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेशक लिक्विड से सॉलिड में कर रहे हैं लेकिन वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है उस एनर्जी का भी यहाँ पे क्या होगी, वो खारिज होगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास बचता है सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में क्या हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस, कि इसमें क्या होगा कि जो सॉलिड का टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, जैसे कि हमें लाइन से शो भी हो रहा है, एज इट कंटिन्यू टू लॉस हीट, क्योंकि उसने मुसलसल ये अमल कर रहा है कि उसके दरमियान में जो पार्टिकल्स के दरमियान में हीट एग्जिस्ट कर रही है वो क्या करेगी, लूज करेगी। जब हीट को वो लॉस करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं कॉजिंग देम टू वाइब्रेट लेस, वो अपनी ही जगह पर हल्की हल्की हरकत करेंगे, कम हरकत करना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस, कि सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा जैसे ही वो कंटिन्यू करते हैं अपनी हीट को लॉस करना। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है टेम्परेचर हमारे पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो कम वाइब्रेट करेंगे, कम थरथराहट जो है उनकी वो होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशंस, मतलब जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कूलिंग कर्व्स, हीटिंग कर्व्स, इनकी तर्जुमानी, इनकी तशरीह जो है वो हमारे पास चंद लाइंस में बयान की जा रही है। तो देखें, लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर इन द रीजन्स वेयर टेम्परेचर इज चेंजिंग। अब हम उन रीजन्स की बात करें जहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ था, चेंज हुआ था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें,
अगर हम हीटिंग की बात करें तो टेम्परेचर चेंज कहाँ हुआ था, ए से बी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सी से डी हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ई से ऑनवर्ड भी हमारे पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, ए टू बी, सी टू डी एंड ई ऑनवर्ड फॉर हीटिंग। अब इसके लिए हमारे पास क्या हो रहा है, वेयर द टेम्परेचर इज चेंजिंग, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा था। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीट एनर्जी को अपने अंदर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हरकत है वो तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। तो हरकत का ताल्लुक पोटेंशियल एनर्जी से होता है। जब उनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट बात लिखी हुई है, ई टू डी एंड सी टू बी फॉर कूलिंग। अगर हम कूलिंग को देखें, ई टू डी एंड सी टू बी फॉर कूलिंग, इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, कि अब इधर और इधर हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब उनका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो हरकत है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब जो हमारे पास लास्ट लिखा हुआ है वो है पोटेंशियल एनर्जी एंड फेज चेंजेस इन द रीजन वेयर द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब हम उन रीजन्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर हम कूलिंग का देखें, बी टू सी एंड डी टू ई, यहाँ तक हमारे पास क्या हो रहा है, हीटिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसके साथ साथ डी टू सी एंड बी टू ए फॉर कूलिंग द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, कि अब यहाँ पे जो हमारे पास डी से सी है और बी से जो ए तक है, यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है या जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि कोई भी मादा है वो अपनी हालत को तब्दील कर सके। ठीक है, जो एनर्जी अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं ना, अपनी हीट एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। वो लॉस क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे जाके उनकी जो हालत है वो तब्दील हो सके। दिस इन्वॉल्व्स चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि पोटेंशियल एनर्जी जो उनकी मूवमेंट है उसका चेंज होने का ताल्लुक होता है किससे, उनके दरमियान में जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं होती हैं उससे, बजाय इसके कि काइनेटिक एनर्जी से ताल्लुक हो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका ताल्लुक होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उससे, ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की उससे। तो यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।